सोचिए, पूरे 4000 साल का इतिहास। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे अहम, सबसे ज्यादा आबादी वाले और ऐतिहासिक रूप से सबसे समृद्ध हिस्से की कहानी डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसने आधुनिक भारत की राजनीति और संस्कृति की पूरी नींव रखी है। चलिए सबसे पहले इस बहुत ही विशाल नंबर पर बात करते हैं। 4000 साल ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये उन वर्षों का ज्ञात और लिखित इतिहास है जिसने लगातार इस उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक कोर को आकार दिया है। मतलब एक ऐसा भूभाग जो सदियों से सत्ता और सभ्यता का केंद्र बना हुआ है। अब इतने बड़े और विशाल टाइमलाइन को बिना भटके समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसलिए हमने इस पूरी कहानी को इन 5 अलग-अलग कालखंडों में बांट दिया है। इससे ये एकदम साफ हो जाएगा कि कैसे हर एक दौर ने अपने से पहले वाले दौर की बुनियाद पर एक नई इमारत खड़ी की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एकदम शुरुआत में, यानी प्रागैतिहासिक और प्राचीन काल की तरफ। प्राचीन काल की जड़ों को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस खास इलाके ने हमारे उपमहाद्वीप के सबसे बड़े महाकाव्यों और आध्यात्मिक जागरण के एक पालने की तरह काम किया। वाकई ये वही जगह है जहां रामायण और महाभारत दोनों की उत्पत्ति हुई। अयोध्या में भगवान राम का प्राचीन कौशल राज्य है, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, और इतना ही नहीं, बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के सबसे अहम मील के पत्थर भी यही मौजूद हैं, चाहे वो सारनाथ हो जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर कुशीनगर जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब जरा इस डेटा पे गौर करते हैं। ये लिटरली बहुत दिलचस्प है। 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास पूरे प्राचीन भारत में जो 16 प्रमुख गणराज्य थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, उनमें से लगभग आधे, जी हाँ, पूरे 7 महाजनपद पूरी तरह से इसी राज्य की आज की सीमाओं के अंदर मौजूद थे। और अगर उस समय की मिलिट्री पावर की बात करें तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया तो इसी क्षेत्र के नंद वंश के सम्राट धनानंद ने उसे युद्धों में सफलतापूर्वक हरा दिया और उसके विजय रथ को वहीं रोक दिया। फिर वक्त आगे बढ़ा और ये क्षेत्र समृद्धि के एकदम स्वर्णिम युग का गवाह बना। गुप्त काल के दौरान यहाँ अभूतपूर्व विकास हुआ, जैसे देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण। 7वीं सदी में कन्नौज से सम्राट हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, और फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य का वो दौर आया जिसने हिंदू धर्म में एक नई जान फूंक दी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, मध्यकाल और वो मशहूर मिश्रित संस्कृति। मध्यकाल आते आते राजवंशों के बदलने और सांस्कृतिक एकीकरण की एक बहुत ही जटिल तस्वीर सामने आने लगती है। अक्सर लगता है कि सीधा दिल्ली सल्तनत का राज आ गया था, लेकिन 12वीं सदी के अंत में मोहम्मद गोरी की जीतों के बाद जो 600 सालों का मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, उससे ठीक पहले अवध क्षेत्र में महाराजा भारद्वाज जैसे स्वदेशी शासकों का एक बहुत मजबूत प्रभुत्व था। फिर 1526 में बाबर की जीत के साथ मुगल काल की शुरुआत होती है, जिसने वास्तुकला के बेहतरीन चमत्कार दिए। लेकिन दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल के पीछे की सच्चाई काफी मार्मिक है। जिस बेगम के लिए इसे बनाया गया था, उनकी मृत्यु उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि उनके निधन के महज 3 महीने बाद ही सम्राट ने उनकी छोटी बहन से निकाह कर लिया था। इस दौर में सिर्फ इमारतें ही नहीं बनी, बल्कि धार्मिक और वैचारिक टकरावों के बीच एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव भी आया, भक्ति आंदोलन। रामानंद और कबीर जैसे विचारकों ने जात पात से परे एक आध्यात्मिक आज़ादी की बात की, और इसी ने उस मशहूर गंगा जमुनी तहजीब की नींव रखी जो आज भी इस क्षेत्र की पहचान है। जैसे जैसे 18वीं सदी आगे बढ़ी और मुगलों का प्रभाव कम होने लगा, तो कला, साहित्य और संस्कृति का पूरा फोकस दिल्ली से शिफ्ट होकर लखनऊ के नवाबों की तरफ आ गया। लखनऊ एकदम से एक नया कल्चरल हब बन गया। खैर, ये कला और संस्कृति का दौर भी ज्यादा लंबा नहीं चला। अब एंट्री होती है अंग्रेजों की, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुपचाप एक एक टुकड़ा करके इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू किया। नवाबों से जमीन ली गई, 1856 में अवध का विवादित विलय हुआ, और इन सब को जोड़कर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, जिसे आगे चलकर यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया।
और फिर आता है वो उफान जिसका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। 10 मई 1857 मेरठ, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीतियों से लोगों का गुस्सा इतना फूट पड़ा कि यहीं से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज गया। 1857 की इस बगावत का स्केल लिटरली बहुत बड़ा था। कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, हर जगह आज़ादी की आग फैल गई थी और इसका नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, बल्कि वीर देशभक्तों का एक बहुत बड़ा और विविध गठबंधन था, जिसमें उदा देवी पासी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और बख्त खान जैसे अनगिनत नायक शामिल थे। अब बात करते हैं चौथे चरण की, 20वीं सदी और स्वतंत्रता आंदोलन का वो दौर जब आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। 1858 में सत्ता जब ब्रिटिश क्राउन के पास गई तो ये पूरा इलाका 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन का एकदम फ्रंटलाइन बन गया। ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज राष्ट्रवादी यहीं से निकले और इसी दौर में रेलवे और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आकार ले रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में इस इलाके का इतना वजन था कि जरा सोचिए, 1922 में जब पूर्वी हिस्से के एक गांव चौरी चौरा में हिंसा भड़की तो वो अकेली घटना इतनी बड़ी साबित हुई कि महात्मा गांधी को अपना पूरा देशव्यापी असहयोग आंदोलन वहीं का वहीं रोकना पड़ गया था। और आखिरकार हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक आज़ाद उत्तर प्रदेश का उदय। 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से अपना नया नाम मिला, उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद तो उस राज्य ने जो राजनीतिक दबदबा बनाया है वो किसी से छिपा नहीं है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेता दिए, और इतना ही नहीं, सुचेता कृपलानी और मायावती जैसी महिला मुख्यमंत्रियों को भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। लेकिन इतने विशाल राज्य को संभालना आसान नहीं था। 1994 में मुजफ्फरनगर पुलिस फायरिंग की वो दुखद घटना हुई जिसमें 40 लोगों की जान चली गई, और इसी के बाद एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप नवंबर 2000 में उत्तराखंड नाम का नया राज्य बना। और आधुनिक युग में भी बदलाव का ये दौर जारी है, जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जाना। तो 4000 साल के इस बेहद घने और नाटकीय इतिहास को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस राज्य ने इतने सारे धर्मों को, साम्राज्यों को और प्रधानमंत्रियों को जन्म दिया है, एक ऐसा विशाल सांस्कृतिक और राजनैतिक गुरुत्वाकर्षण रखने वाला ये क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के भविष्य को अब और कैसे आकार देगा, ये वाकई सोचने वाली बात है।